एवरीवन, वेलकम टू बायजूस क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रोस्टेट सेशन 1 की डीपीपी सोल्व करेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट सेशन 1 में बेसिकली हमने स्टार्टिंग में ऑप्टिक्स का कुछ पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने क्रोमेटिक एबर्शन पढ़ा था, जिसका मतलब होता है कि अगर हम व्हाइट लाइट किसी भी लेंस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो हर कलर के लिए उसमें अलग अलग फोकल लेंथ होती है। ठीक है, यानी कि हर कलर जो है वो अलग अलग पोजीशन पे फोकस होगा। वोयलेट कलर जो है वो सबसे पहले फोकस हो जाएगा और रेड कलर जो है वो सबसे लास्ट में फोकस होगा। ठीक है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेड कलर के लिए, वो सबसे कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो मतलब फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टेट्स का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोस्टेट्स का मतलब होता है कि चार्जेस जो है वो रेस्ट पे है, वो मोशन नहीं कर रहे। ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे चार्जेस मोशन में भी, बट अभी के लिए चार्ज जो है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। और उसके बाद मैंने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी चार्ज होती है तो वो चार्ज किस वजह से आता है। मतलब उसमें 3 तरह के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है उसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लिए हमने। और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है मतलब उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन हमने प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, इतना सब कुछ पढ़ा था हमने। तो अब हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमसे क्रोमेटिक एवर्सन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें पूछा गया है कि हमारे पास 4 ऑप्शन, बेसिकली 2 ऑप्शन है, तो हमें बताने की दोनों करेक्ट है या फिर दोनों रॉन्ग है या फिर एक करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन है द इमेज ऑफ ए स्ट्रेट ऑब्जेक्ट बिकम्स वेवी। तो ये तो गलत है बिल्कुल। वेवी का मतलब कि वो मोशन करने लग जाएगी, तो मोशन तो नहीं करेगी। वो क्या होगा, क्रोमेटिक डिस्टोर्शन की वजह से जो हर कलर है उसका अलग अलग फोकल लेंथ हो जाएगा। हर कलर की इमेज अलग अलग बनेगी। ठीक है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, इमेज अलग अलग है बट वो स्टेशनरी रहेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है द इमेज ऑफ व्हाइट ऑब्जेक्ट बिकम्स कलर्ड एंड ब्लर्ड। ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि हर कलर जो है वो अलग अलग जगह पे फोकस होगा, और अलग अलग जगह पे फोकस होगा तो हर कलर की अलग अलग इमेज बनेगी। यानी कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेज बनेगी तो वो ब्लर हो जाएगा। ठीक है, एक बार डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया। देखो, पहले डायग्राम में जो भी इमेज बन रही है वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रही है, वो वेवी नहीं है। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, दूसरे में जैसे ही आपने एक व्हाइट लाइट को प्रोजेक्ट किया, व्हाइट लाइट अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। रेड की अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो मतलब उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। रेड का फोकल लेंथ ज्यादा है मतलब वो दूर जाके फोकस होगा। और ऐसे वोयलेट की सबसे कम है तो वोयलेट का फोकल लेंथ सबसे कम होगा, तो वो सबसे नजदीक के पॉइंट पे फोकस हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट सिंगल था, इमेज क्या बन गई, अब इमेज यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो वो अब ब्लर हो जाएगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। यहां पे हमारे पास गिवन है द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। पहला लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ 15 गिवन है, यानी कि f1 इज इक्वल्स टू प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, टू रिमूव द क्रोमेटिक एबर्शन इट इज प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट विद ए कनकेव लेंस। बिल्कुल ठीक है, अगर हमको क्रोमेटिक डिस्टोर्शन को रिमूव करना है तो कनके जो स्टार्टिंग में कन्वेक्स लेंस था तो उसको कनकेव लेंस के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी दोनों का इफेक्ट कैंसिल होगा ना। ठीक है, ऑफ क्राउन ग्लास। ठीक है, ये क्राउन ग्लास का तो फोकल लेंथ अलग हो जाएगी इसकी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस, इसी की फोकल लेंथ पूछी है हमसे, यानी कि f2 की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें गिवन है द रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ बोथ द लेंसेज इज 1.5। ठीक है, यानी कि ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज 1.5। तो अगर आपको याद हो तो एक्रोमेटिज्म की कंडीशन हमारे पास क्या आई थी, क्रोमेटिक डिस्टोर्शन खत्म करने के लिए हमारे पास कंडीशन आई थी ओमेगा 1 बाई ओमेगा f1 प्लस ओमेगा 2 बाई f2 इक्वल्स टू 0। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला एज इट इज। ठीक है, याद है ना, वो क्या क्या था हमने पहले किया था कि df बाई एफ स्क्वायर निकाला था जो ओमेगा बाई एफ के इक्वल आया था, फिर f इक्विवेलेंट निकाला था, उसको df इक्वल टू 0 किया था, तो वहां से कंडीशन आई थी हमारे पास। ठीक है, कंडीशन आपको याद रखनी।
तो चलो सारी वैल्यूज गिवन है, बस F2 अननोन है, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 हमारे पास गिवन है। सो ये आपका डायग्राम हो गया, दोनों कलर्स के लिए अलग अलग बन रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला वही है जो मैंने अभी अभी लिखा था, ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 इक्वल्स टू 0। इसको रीअरेंज करोगे तो क्या जाएगा, F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। ठीक है, F1 की वैल्यू गिवन है 15, F2 हमें फाइंड आउट करना है, ये हो गया ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 गिवन है 1.5। ठीक है, सो ये कैंसिल हो गया 10 से, तो यहाँ से F2 आ गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आंसर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो 10 सेंटीमीटर हो गया। माइनस का क्या मतलब है कि वो कनकेव लेंस है। ठीक है, तो आंसर देखो कहां दिया हुआ है, -10। सो आंसर हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिलेटेड टू लेंस डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ और द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब वेवलेंथ पे कौन सी चीज डिपेंड करेगी, पावर, क्रोमेटिक एबर्सन और फोकल लेंथ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है सर R/2। क्या हमेशा फोकल लेंथ R/2 होती है? नहीं, फोकल लेंथ हमेशा R/2 नहीं होती है, इसीलिए हमने लेंस मेकर फॉर्मूला बनाया था। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है तो उस वेवलेंथ के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो फोकल लेंथ भी चेंज होगा। ठीक है, सो फोकल लेंथ तो वेवलेंथ पे डिपेंड कर। अब पावर क्या होगी, पावर होगी 1 बाई फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ अगर डिपेंड कर रही है तो पावर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए। अब तीसरा ऑप्शन क्या था, तीसरा ऑप्शन हमारे पास था क्रोमेटिक एबर्सन। तो वो तो यार होता ही वही है कि अलग अलग वेवलेंथ को अगर आप एक किसी फोकल लेंथ मतलब किसी लेंस पे अगर इंसिडेंट करवा रहे हो तो वो लेंस क्या करता है, उन सभी वेव्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाता। मतलब अगर आप एक पैरेलल बीम इंसिडेंट करवा रहे हो जिसमें अलग अलग कलर्स है, तो वो जो अलग अलग कलर्स है वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं होंगी, उनके लिए अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे। और वो उसी इनएबिलिटी, उस लेंस की उसी इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक डिस्टोर्शन या फिर क्रोमेटिक एबर्सन। ठीक है, तो मतलब ये तीनों चीजें जो हैं वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास दो थिन लेंसेज है, दोनों की फोकल लेंथ जो है वो f है और वो एक d डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, अब हमें टेबल दी हुई है जिसमें पहले कॉलम में d और f में कुछ रिलेशंस गिवन है और सेकंड कॉलम में गिवन है अगर ये रिलेशन हम उस पर अप्लाई करते हैं कि d की वैल्यू इस रेंज में हम रखते हैं तो वो जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम है कंबाइंड, वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, एक ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, या फिर कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उस पूरे सिस्टम का एफ इक्विवेलेंट चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास दो लेंसेज है F1 F2 और वो d डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उनका एफ इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसका फॉर्मूला हमने थ्योरी सेशन में पढ़ा था। ठीक है, क्या आप हमें फॉर्मूला बता सकते हैं, याद करो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला हमारा आया था 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई f1 f2। ठीक है, अब हमारी सिचुएशन क्या है कि f1 भी f है और f2 भी f है। सो f इक्विवेलेंट यहां से क्या आना चाहिए, 1/f प्लस 1/f माइनस d/f इंटू f। ठीक है, सो यहां से आ गया 2 डिवाइड बाई f माइनस d/f स्क्वायर, यानी कि 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2 माइनस d/f। अब सिर्फ इस पे हम एनालिसिस करेंगे कि जो गिवन सिचुएशन है उसमें f इक्विवेलेंट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, या फिर जीरो आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, जो भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सो ऑप्शन हमारे पास f इक्विवेलेंट क्या आया था,
एफ इक्विवेलेंट आया था 1/f 2 माइनस डी बाई एफ। सो पहली सिचुएशन है डी इज लेस देन एफ। डी अगर एफ से लेस है इसका मतलब क्या है, डी बाई एफ इज लेस देन 1। और डी बाई एफ अगर लेस देन 1 है तो सो 2 माइनस डी बाई एफ की वैल्यू क्या आएगी, वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू लेस देन 1 है तो 2 माइनस 1 अगर मैक्सिमम 1 भी मानते हो तो 1 आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी कि एफ इक्विवेलेंट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव किसके लिए होता है, पॉजिटिव होता है कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, सो पहले का मैच हमारे पास आ गया पी। अब सेकंड की बात करते हैं। सो सेकंड में है d इक्वल्स टू 2f। अगर d की वैल्यू में 2f यहाँ पे पुट करता हूं, d इक्वल्स टू 2f, इसका मतलब क्या हो गया, d बाई एफ इज इक्वल्स टू 2। और d बाई एफ 2 मतलब f इक्विवेलेंट कितना आ गया, 0। f इक्विवेलेंट 0 मतलब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो प्लेन ग्लास, सॉरी f इक्विवेलेंट 0 नहीं आया, 1 बाई एफ इक्विवेलेंट 0 है। ठीक है, प्लेन ग्लास स्लैब की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है ना, सो 1 बाई एफ इक्विवेलेंट 0, यानी कि f इक्विवेलेंट क्या आ गया यहाँ से, f इक्विवेलेंट आ गया इनफाइनाइट, यहाँ पे f इक्विवेलेंट आया था हमारा पॉजिटिव। ठीक है, सो सेकंड का मैच हो गया q से, इसका मतलब थर्ड का मैच होना चाहिए r से, बट स्टिल हम एक बार वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सो थर्ड है हमारा d ग्रेटर देन 2f। इसका मतलब क्या हो गया, d बाई एफ इज ग्रेटर देन 2, और 2 माइनस समथिंग विच इज ग्रेटर देन 2, नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो एफ इक्विवेलेंट नेगेटिव हो गया, एफ इक्विवेलेंट नेगेटिव हो गया तो क्या मतलब है, वो कनकेव लेंस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आंसर मैच करे। सो हमारा आ रहा है पी क्यू आर। सो आंसर हमारा आना चाहिए पी क्यू आर, ये आ गया हमारा आंसर। फर्स्ट का पी, सेकंड का क्यू, थर्ड का आर। ऑप्शन किस में गिवन है, पी क्यू आर, ऑप्शन सी। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ए मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ए स्फीयर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर गिवन एग्जैक्टली बी इज एग्जैक्टली ऑफ सेम मास ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो स्फीयर है बिल्कुल आइडेंटिकल है, ए पे हमने क्या क्या पॉजिटिव चार्ज दिया और बी पे नेगेटिव चार्ज दिया। ठीक है, कैसे, ये दो स्फीयर आ गया, ए को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, बी को नेगेटिव चार्ज कर दिया। अब हमें बताना है कि ए और बी के जो मास है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चार्ज की वजह से। ठीक है, सो ए को अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। यही मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर आप किसी भी चीज को कर रहे हो, उसका मतलब है कि उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। सो अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूं तो कुछ ना कुछ इसका मास कम हो गया। ठीक है, मतलब क्या है कि मास ऑफ ए जो है वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी पे क्या किया, बी पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए, नेगेटिवली चार्ज कर दिया ना, सो बी पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए। और अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए तो उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास है, और कुछ ना कुछ मास है मतलब बी का कुछ ना कुछ मास इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, यानी कि बी का मास जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको ये देखना था कि किसमें इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले हैं और किसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स एड अप किए। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारा बी का मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब पहला वाला जो है वो ऑप्शन में ही गिवन नहीं है कि ए का मास डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन अगर आप देखते हो तो बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए का मास इंक्रीज हो रहा है, सो ये तो गलत हो गया। बी का मास डिक्रीज हो रहा है, ये भी गलत हो गया। सो बी का मास इंक्रीज हो रहा है और ये तो गलत हो ही गया फिर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए सोप बबल इज गिवन ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज, द रेडियस ऑफ द बबल विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ठीक है, क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक बबल था और हमारे पास एक चार्ज रोड थी जिसको हमने टच किया, तो क्या हुआ कि बबल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब अगर नेगेटिवली चार्ज हो गया तो जो नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द सरफेस। अब सरफेस पे क्या है कि हर एक पॉइंट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे। सो पूरे सरफेस पे जो है एक रिपल्सन फोर्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। समझे,
कि यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, सो दोनों पॉइंट्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब वो दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो उसकी रेडियस कुछ बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंपल सवाल था। ठीक है, सो आंसर होना चाहिए रेडियस इंक्रीज हो गया। ऑप्शंस देख लेते हैं। सो ऑप्शन बी में दिया हुआ इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन बी हमारा हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पजेस्ड बाय 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, सो पहले क्या हम फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है और उसका चार्ज कितना होता है। ठीक है, सो 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे कि उन इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कितना होगा। ठीक है, आइडिया क्लियर है? तो चलो फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सो एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻³ सो यूनिटरी मेथड से क्या हम निकाल सकते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो मैं मान रहा हूं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो कितने हो जाएंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये आ गया 10⁻31 डिवाइड बाय 9.1। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना हो जाएगा, Ne। सो टोटल चार्ज को अगर मैं कैपिटल Q से डिनोट करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स E, यानी कि 10⁻31 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो कितना हो गया हमारे पास, Q यहाँ से आ गया हमारे पास 16/91, पॉइंट हट गया दोनों का, और 10⁻12, 10⁻12 आएगा। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 160, 91, 10⁻11, और इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये हो जाएगा 1, बच गया कितना 70, सो 9798 कितना हो जाएगा, नहीं 98 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1.7 समथिंग आना चाहिए। ठीक है, 1.7544 कह रहा हूं। सो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप इसको 91 को 9 मान लो ना और डिवाइड कर दो। ठीक है, सो हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन मतलब आंसर आ रहा है 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम। चेक करते हैं, 1.76 इंटू 10⁻11। ठीक है, एग्जैक्ट निकालोगे इतना इतना आ जाएगा, बट 1.7 से भी काम चला सकते हैं। सारे 1.7 दिए हुए हैं भाई, सारे 1.7 दिए हुए हैं, बस हमें 10⁻11 से फाइंड आउट करना था कि 10 की पावर कितनी आएगी। ठीक है, ठीक है, तो टोटल आ गया 1.7 टू 10⁻11 कूलम। सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स एक्यूमुलेट एवरी सेकंड ऑन ए न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, स्टार्टिंग में जो कंडक्टर था वो न्यूट्रल था, और हर सेकंड में उस पर 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या दिया हुआ है कि हीलियम एटम का सिर्फ न्यूक्लियस होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब है, एक अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम 2 पॉजिटिव, ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता दिया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, और ऐसे हीलियम 2 पॉजिटिव 10⁻12 पर सेकंड उस न्यूट्रल एटम पे जा रहे हैं। ठीक है, सो क्या हम बता सकते हैं कि पर सेकंड उस पर कितना चार्ज जा रहा है, बिल्कुल बता सकते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकंड्स इन विच द स्फीयर विल गेट 1.6 इंटू 10 माइक्रो कूलम चार्ज। सो हमें बताना है कि 1.6 माइक्रो कूलम चार्ज कितने टाइम में आ जाएगा उस स्फीयर पे। ठीक है, स्फीयर या फिर जो भी कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है हमारे पास, सिचुएशन ये है कि ये एक कंडक्टर है जिसपे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो गए और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फाइनली ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब एक सेकंड की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक सेकंड की, सो एक सेकंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, और एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई। अल्फा क्यों लिख दिया भाई, 2 इंटू ई। ठीक है, बन जा अच्छे से। ठीक है, 2 इंटू ई। सो अगर n की वैल्यू 10⁻12 है तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया 10⁻12 इंटू 2e पर सेकेंड। एक सेकंड में इतना चार्ज आएगा। ठीक है,
अब 1 सेकंड में इतना चार्ज है तो t सेकंड में कितना आ जाएगा? सो उसको मैंने बोला q डैश, सो वो हो गया, ये तो 1 सेकंड में मल्टीप्लाई बाई t, ये t सेकंड में आ गया। अब हमें चार्ज चाहिए कितना? हमें चार्ज चाहिए 1.6 माइक्रोकूलम्स, ठीक है। सो इसको इक्वल कर दो 1.6 माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 के, ठीक है। कोई डाउट इसमें? पहले हमने क्या किया, हमने एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज फाइंड आउट किया। एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज आ गया 2e। टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने? टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है 10 टू द पावर 12। तो उन पे चार्ज कितना आ गया? उन पे आ गया 10 टू द पावर 12 इंटू 2e। बट ये तो 1 सेकंड में इतने पार्टिकल्स आए ना, टी सेकंड में कितना होगा? तो उसे टी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इक्वेट कर दिया जो हमें अमाउंट गिवन था, ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। टी की वैल्यू आ गई 1.6 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 12 10 टू द पावर 12 2, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। याद है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज? सो 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया, ये हो गया 7, और 7 ऊपर जाके तो इन सब को मिला के सिर्फ एक 10 बचेगा, ठीक है। और 2 को 10 से कैंसिल किया तो 5, यानी कि टी की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 5 सेकेंड, ठीक है। आंसर चेक करें, आंसर आ गया 5, और ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन आ गया हमारे पास ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमारे पास गिवन है ए बॉडी हैज 80 माइक्रोकूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब चूंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है तो इतना तो कंफर्म है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वही एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मैं किसी भी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक्सेस एक इलेक्ट्रॉन डालता हूं तो उसमें चार्ज आ गया ई। तो अगर मेरे को एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज कितना हो गया? एन ई, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। सिंपल सवाल है। तो चलो एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल चार्ज हमारे पास है 80 माइक्रोकूलम, और टोटल चार्ज होगा एन ई के इक्वल। सो इसको इक्वल कर देते हैं एन ई के। सो एन की वैल्यू आ गई -80 मतलब नेगेटिव चार्ज है वो हमें ऑलरेडी पता है, ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और -80 माइक्रोकूलम्स है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें नहीं बोलनी है, यहीं पे गलती हो जाएगी, ठीक है। सो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको अगर कैंसिल किया तो ये हो गया 50। सो 50 इंटू 10 टू द पावर -19, सॉरी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और -6 मतलब कितना हो गया? ये हो गया 10 टू द पावर +13, या फिर 5 इंटू 10 टू द पावर 14। तो जैसा भी ऑप्शंस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो आंसर हमारा आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 14। ऑप्शन हमारा होना चाहिए ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमारे पास गिवन है द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हैज ए चार्ज ऑफ दिस मच, ठीक है, ये तो हमें पता है। इट स्टार्ट मूविंग विद a velocity of v is equals to c/2, c is the speed of light, so what is the new charge? सो उस पे फाइनल चार्ज की वैल्यू बतानी है जब उसकी वेलोसिटी जो है c/2 हो जाती है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते बता दिया होगा। सर इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होना चाहिए सर आंसर। हमने पढ़ा था कि वो कुछ √1 - v²/c² से डिवाइड हो जाता है। सो 1 - 1/2 2, ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। नहीं, वो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो चेंज ऑफ मास था, स्पीड के साथ मास कैसे वेरी कर रहा है वो फॉर्मूला था। स्पीड के साथ चार्ज कैसे वेरी करेगा इसका कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था वो अभी बता देते हैं। फॉर्मूला जो था वो आपका ये था, स्क्रीन पे आ गया कि m इज इक्वल्स टू m0 डिवाइड बाई √1 - v²/c²। सो यहाँ पे m था, चार्ज कहीं भी नहीं था, ठीक है, यानी कि उसका मास चेंज होगा, ठीक है। बट मास हमसे पूछा ही नहीं तो हम क्यों कैलकुलेट करें, हमसे सिर्फ चार्ज पूछा है, वो चार्ज चेंज नहीं होता, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? जो इनिशियल चार्ज है वही फाइनल चार्ज हो जाएगा, जो हमारे पास गिवन था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है।